नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही। खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी इलेक्शन 2022 जनता की राय पर आधारित होगा। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की बैठक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया था यूपीएससी में 19वीं रैंक लाने का दावा। अब हो रही जमकर ट्रोलिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। योगी सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही। खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की खाद की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ सोमवार को प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का जुमला बोलकर भाजपा सत्ता में आई थी, पर आज पूरे प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से त्राही त्राही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही है, लेकिन किसानों के खेत खाद जैसी बुनियादी चीज को तरस रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने सोमवार को खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि खाद की समस्या को लेकर प्रदेश के संपूर्ण जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी द्वारा खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया, प्रदेश भर में खाद की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई गुना ज्यादा दाम पर ब्लैक में किसान खाद खरीदने को मजबूर हैं। डीजल की बड़ी कीमत ने वैसे ही किसानों की लागत बढ़ा दी है। अब योगी सरकार के कुशासन की वजह से खाद भी किसानों को रुला रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022 जनता की राय पर आधारित होगा। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी में घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता की राय से तैयार किए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर घोषणा पत्र व कैंपेन कमेटी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ग के मुद्दों को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हाल के दिनों में प्रियंका गांधी सूबे में बेहद सक्रिय रही हैं और लगातार योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार के चुनाव में वो 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। इसके अलावा प्रियंका ये भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस इस बार सूबे में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया था यूपीएससी में 19वीं रैंक लाने का दावा। अब हो रही जमकर ट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर टीवी चैनल की डिबेट में विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को अपने बयानों से धोने वाले बीजेपी नेता संबित पात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी नेता ने एक न्यूज पर अपनी योग्यता को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा न्यूज चैनल आज तक के प्रोग्राम एजेंडा आज तक में अपनी योग्यता बताते हुए टीवी पर कहा था कि उन्होंने एमबीबीएस किया है, वो एमएस कर चुके हैं, यहाँ तक कि लंदन से उन्होंने एमआरसीएस भी किया है। संबित ने आगे बताया कि साल 2000 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 19वीं रैंक भी हासिल की है। संबित के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा की तरफ से दी गई अपनी योग्यता की जानकारी को लेकर कुछ लोग उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। संबित के यूपीएससी वाले दावे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उन पर गलत तथ्य पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि जब मामला सुर्खियों में आया तो खुद संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई पेश की है, लेकिन कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने संबित पात्रा का वीडियो शेयर करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा की वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने लिखा कि कल भाजपा नेता संबित पात्रा ने झूठ बोला था कि उन्होंने साल 2000 में यूपीएससी के एग्जाम में 19वीं हासिल की थी। इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि संबित नाम के किसी व्यक्ति ने साल 2000 में यूपीएससी की कोई भी रैंक हासिल नहीं की। इसी के साथ उन्होंने साल 2000 की परीक्षा में रैंक हासिल करने वालों उम्मीदवारों की एक लिस्ट का लिंक भी शेयर किया।
संबित पात्रा की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय हर्षद नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपको पता नहीं कि 2000 में 19 रैंक पर एक महिला की थी, अपने कब जेंडर चेंज किया। इसी के साथ आयुष्मान सैल नाम के एक यूजर ने तो संबित पात्रा पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली। आयुष्मान ने लिखा, फैक्ट चेक। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लाइव डिबेट में दावा किया कि उन्हें साल 2000 की यूपीएससी परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल हुई थी। फैक्ट यह है कि उस साल संबित नाम के किसी भी व्यक्ति ने परीक्षा पास नहीं की थी। लाइव टीवी पर गलत दावा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में 125 से अधिक सीटें जीतेगी कांग्रेस, संभालेगी सत्ता। जी हां दोस्तों, आनंद शहर कांग्रेस समिति में रविवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के विजेता हुए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चावड़ा ने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, वे पार्टी के लिए समर्पित हैं। ऐसे सभी युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें जनता के बीच ले जाया जाएगा। साथ ही आम जन को जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए युवकों को पार्टी तैयार करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 125 से अधिक सीटें लाकर राज्य की सत्ता संभालेगी। भाजपा पर प्रहार करते हुए चावड़ा ने कहा कि भाजपा के कुशासन के विरोध में कांग्रेस लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को आगामी 2022 के चुनाव में हार दिख रही है। जनता ने भाजपा को घर बिठाने का मन बना लिया है। ऐसे में भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हटाकर नया मंत्रिमंडल बनाने की व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव में आनंद जिले की 7 सीट कब्जा कर कांग्रेस राज्य में 125 से अधिक सीटें जीतेगी और राज्य का सत्ता संभालेगी। उन्होंने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुट जाने को कहा। आनंद शहर में सिविल अस्पताल निर्माण करने के संबंध में चावड़ा ने कहा कि भाजपा सिर्फ वादा करती है, उसे पूरा नहीं करती। आनंद के जिला बनने के 23 वर्ष होने के बाद भी यहाँ सिविल अस्पताल नहीं बनाया गया है। जमीन के मुद्दे पर पूरे मामले को उलझाकर जिले की जनता को सिविल अस्पताल की सुविधाओं से वंचित रखा गया। इससे पूर्व बैठक में युवा कांग्रेस के विजेता हुए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पद के विजेता चेतना रॉय समेत जिले और तहसील स्तर के विजेता हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक रूप से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आनंद के विधायक कांतिभाई सोढ़ा परमार, शहर कांग्रेस प्रमुख अल्पेश परियार समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन, टिकैत बोले किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल रही। आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी पर फैसला। जी हां दोस्तों, किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक साल से जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन मिशन यूपी लंबा चल सकता है। भारतीय किसान यूनियन भाकी उप प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद इस मसले पर अगला कदम उठाएंगे। यूपी के किसानों को महंगी बिजली मिल रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। बैंकों के निजीकरण बिल पर कहा कि देश में साझा आंदोलन की जरूरत है। भाकी उप प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तभी आगाह किया गया था कि अगला नंबर बैंकों का है। सोमवार को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण रोकने के लिए देश में साझा आंदोलन किए जाने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर से 5 सितंबर को शुरू किए गए मिशन यूपी पर टिकैत ने एक बयान में कहा कि आचार संहिता लगने के बाद ही इस पर निर्णय करेंगे। प्रदेश में किसानों के मुद्दे लंबित हैं। महंगी बिजली सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन में 708 किसान शहीद हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी सूची तैयार की है। आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर रहा है, इस वजह से यहीं पर किसान स्मारक बनाने के लिए जगह चाहिए। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मजाकिया लहजे देशी कहावत सरकार ने दिया तेल पल्ले में गेर का भी बयान में जिक्र किया। टिकैत ने कहा कि चुनाव 5 साल में आते हैं। आचार संहिता लगने से पहले सरकार का फूल खिल रहा है। किसानों को इसमें अधिक से अधिक शहद लेना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड में सेना की गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत के मामले में एनएचआरसी सख्त, केंद्र और राज्य को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित गोलीबारी में 14 आम नागरिकों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को केंद्र और नागालैंड को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस ने रविवार को बताया था कि नागालैंड के मोन जिले में 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, जिसमें 14 नागरिकों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार पहली घटना में अनजाने में नागरिकों पर गोली चलाई गई। इसके बाद हुए दंगे में एक सैनिक की भी मौत हो गई। आयोग ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने उन मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया है कि मोन जिले में शनिवार शाम कुछ कोयला खदान कर्मी एक पिकअप वैन में सवार होकर लौट रहे थे और इसी दौरान सेना के जवानों की गोलीबारी में कई आम नागरिकों की मौत हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन को रोकने के लिए क्या फिर पड़ेगी भारत में लॉकडाउन की जरूरत? जाने एक्सपर्ट्स के जवाब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है।
नए वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में क्या वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, या क्या तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करना शुरू कर देना चाहिए? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन निश्चित रूप से सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, यानी एक वैक्सीनेटेड इंसान वैक्सीन ना लेने वाले से ज्यादा सुरक्षित है।